तो चलो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एक चीज याद रखो, हमारे इस यूनिट में यहां से आगे, मतलब जहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह स्टार्ट होता है, वहां से यहां पे अलग टाइप का रोटेशनल मोशन स्टार्ट हो गया है ना। यहां पे हमारा सर्कुलर मोशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ये खत्म हो गया मान के चलो। सर्कुलर मोशन में क्या अज्यूम किए थे हमने कि कोई तो भी एक चीज है ना अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल ऐसे गोल 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 घूम रही है, अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल, है ना। तो ये भी एक रोटेशनल मोशन के टाइप, मोशन का टाइप था। लेकिन अभी हम है ना, सर्कुलर मोशन में हमने वो चीज को, जो भी चीज गोल गोल घूम रही है, जो भी मास गोल गोल घूम रहा है, उसको एक पॉइंट की तरह अज्यूम किए थे, और ये पॉइंट ऐसा सर्कुलर मोशन में गोल गोल घूम रहा है, ऐसा हमारा सर्कुलर मोशन था। लेकिन अभी ना, अभी हम लोग रिजिड बॉडीज कंसीडर करेंगे। रिजिड बॉडीज मतलब ठोस ठोस चीजें, जैसे मान के चलो ये ऐसा पत्थर वगैरह है, ये ठोस चीज है, और ये ठोस चीज रिजिड बॉडी किसी तो भी एक्सिस के अलोंग कोई तो भी एक एक्सिस के अलोंग स्पिन हो रही है ऐसे रोटेट हो रही है। तो ऐसा रोटेशन अभी हम लोग देखेंगे। जनरली ऐसे स्पिनिंग मोशन के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप मान के चलो कोई एक ऐसा सर्कुलर ग्राउंड है ना, लंबा सर्कुलर ग्राउंड है, और वहां पे आप गोल 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 रनिंग मार रहे, तो वो हो गया सर्कुलर मोशन। वहां पे आपको एक पॉइंट की तरह ज्यूम करेंगे और आप सर्कुलर मोशन में ऐसे अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल घूम रहे। लेकिन आप जमीन पे ही खड़े रह के ऐसे गोल गोल घूम रहे, ये ऐसे इस प्रकार से, है ना, एक ही जगह पे रह के ऐसे गोल गोल घूम रहे, तो वो हो गया स्पिनिंग मोशन। तो यहां पे जनरली मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह जैसे टर्म्स है, ये चीजें स्पिनिंग मोशन, मतलब ये जो रिजिड बॉडी है कोई तो भी एक्सिस के अलोंग ऐसे रोटेट हो रही है, स्पिन हो रही है, बराबर है कि नहीं। तो ऐसे मोशन को भी रोटेशनल मोशन ही बोलेंगे, और ऐसे मोशंस में हम लोग डिफाइन करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो रिजिड बॉडी मतलब ठोस बॉडी, है ना, और वो कोई तो भी एक्सिस के अलोंग क्या हो रही है, रोटेट हो रही है। ठीक है, जैसे अपने घर का दरवाजा देखो, एक साइड से फिक्स रहता है और इस प्रकार से वो रोटेट होते रहता है, ठीक है ना, तो वहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइन हो सकता है। तो ऐसी चीजें जो किसी एक एक्सिस के अलोंग रोटेट हो रही है, ठीक है ना, रिजिड बॉडीज, ठोस चीजें जो किसी एक्सिस के अलोंग रिवॉल्व हो रही है, तो ऐसे केस में हम लोग क्या डिफाइन करते, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो क्या है डेफिनेशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, है ना, सिंपल सी डेफिनेशन है, द सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ, देखो कभी कभी डेफिनेशन भी एक मार्क के लिए आती है, सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ मास ऑफ ईच पार्टिकल एंड स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। याद रहेगा, सम ऑफ, सम मतलब सभी का एडिशन, किसका एडिशन करना है, प्रोडक्ट्स ऑफ मास एंड इट्स डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, है ना। तो ये जो रिजिड बॉडी मान के चलो कोई तो भी ठोस चीज हमने कंसीडर की है। अभी आपको पता है कोई भी जो ठोस चीज है, कोई भी जो रिजिड बॉडी है, वो कई सारे इनफाइनाइट पार्टिकल से बनी रहेगी, बराबर कि नहीं, छोटे 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 पार्टिकल से बनी रहेगी। तो मान के चलो ये रिजिड बॉडी ऐसे कई सारे पार्टिकल्स से बनी है, अब अज्यूम करो n पार्टिकल से बनी है। अभी यहाँ पे मैंने 4 पार्टिकल्स दिखाया, देखो m1 m2 m3 m4। तो कोई भी जो रिजिड बॉडी है हम लोग ऐसा मान सकते हैं कि वो कई सारे उसके पार्टिकल्स से बनी हुई है, ठीक है। तो हर एक पार्टिकल का, ये मान के चलो ये पहला पार्टिकल जिसका मास m1 और एक्सिस से डिस्टेंस है अज्यूम करो r1, है ना, ये जो रिजिड बॉडी है ये वाले एक्सिस के अलोंग ऐसे 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 गोल 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 गोल, है ना, रिवॉल्व हो रही है उस एक्सिस के अलोंग, ठीक है। तो ये है इसका पहला पार्टिकल, ये है इसका दूसरा पार्टिकल जिसका मास है m2 और एक्सिस से डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस r2, है ना, ये है इसका तीसरा पार्टिकल। तो हम लोग ये अज्यूम कर सकते हैं
कि वो जो बॉडी है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप निकाल रहे हो, है ना, उसमें कई सारे पार्टिकल्स है, एन पार्टिकल्स है, इनफाइनाइट पार्टिकल्स भी हो सकते, ठीक है ना। तो वो जो पार्टिकल्स है ना, ऐसे छोटे 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 एन पार्टिकल्स से वो बॉडी बनी है। तो सभी पार्टिकल्स का मान के चलो ऐसे एन पार्टिकल्स आपने लिए, तो पहले पार्टिकल का मास m1, दूसरे का m2, तीसरे का m3, और ये पार्टिकल का एक्सिस से डिस्टेंस r1, ये पार्टिकल का एक्सिस से डिस्टेंस r2। तो ऐसे केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे डिफाइन करते हैं इस बॉडी का, है ना। देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग ये रिजिड बॉडी का डिफाइन कर रहे हैं, और ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है वो जैसे कोई भी चीज एटम्स से बनी रहती, उसी प्रकार से ये जो चीज है ये छोटे छोटे पार्टिकल्स से बनी है, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस चीज का कैसा डिफाइन करेंगे, द सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ मास ऑफ ईच पार्टिकल, मतलब m1 प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ ईच पार्टिकल एंड स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये वाले पार्टिकल का प्रोडक्ट, मास का प्रोडक्ट, और ये वाले पार्टिकल के मास का और स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस का प्रोडक्ट। तो इसका मास कितना है m1, और इसका डिस्टेंस एक्सिस से कितना है r1 स्क्वायर। तो ये हो गया प्रोडक्ट, है ना, किसका, मास का और स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस का। सिमिलरली इसका m2 r2 स्क्वायर, सिमिलरली इसका, है ना, ये सभी का सम मतलब सभी की एडिशन m3 r3 स्क्वायर, ठीक है ना। और ऐसे चलते जाएगा कब तक, जितने पार्टिकल्स ये वाले बॉडी के अंदर है उत तक, ठीक है। तो mn rn स्क्वायर। तो ये जो है सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल, सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस, इसको बोलते हैं हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बराबर है, सिंपल डेफिनेशन, सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ द मास ऑफ ईच पार्टिकल एंड द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो कोई भी जो रिजिड बॉडी रहेगी, है ना, कोई भी जो ठोस बॉडी रहेगी, उसके सभी पार्टिकल्स का m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर, इस प्रकार से जो हम लोग डिफाइन करेंगे वो होगा हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो ये ऐसा बार बार हम लोग ऐसी लंबी सीरीज नहीं लिखेंगे m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर, है ना, क्योंकि ये वाली चीज में तो कितने बहुत सारे पार्टिकल्स होने वाले हैं, n पार्टिकल्स होने वाले हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखते समय आप इस प्रकार का फॉर्मूला याद रखेंगे, ठीक है, समेशन ऑफ i टू n, मतलब मान के चलो कि इस रिजिड बॉडी में कितने पार्टिकल्स है, n पार्टिकल्स है, ठीक है। तो समेशन ऑफ 1 टू n mi ri स्क्वायर, एक ही बार लिखना ये mi ri स्क्वायर, ठीक है। ये जो है इसको आप सिंपल शॉर्ट हैंड में समेशन के फॉर्म में ऐसा लिख सकते हैं। इसको भी आप सिंप्लीफाई करोगे तो वही मिलेगा, i, है ना, i कहां से कहां तक लेना है, 1 से n तक, मतलब m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर, है कि नहीं। समेशन किसके लिए यूज होता है, जो सम है ना, सीक्वेंशियल सम, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए ये समेशन का साइज यूज होता है, ठीक है ना। तो i की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी, i की वैल्यू जाएगी 1 से लेके n तक। तो m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर, ऐसे चलते जाएगा कहां तक, n तक, ठीक है। तो ये ऐसी लंबी सीरीज नहीं लिखेंगे हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया में। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कोई भी बॉडी का, इट इज डिफाइंड बाय दिस फॉर्मूला, समेशन ऑफ 1 टू n mi ri स्क्वायर। व्हाट इज mi, मास ऑफ एनी पार्टिकल, और व्हाट इज ri, डिस्टेंस ऑफ दैट पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है ना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब कोई भी चीज का आप दिखाओगे किसी एक्सिस के अलावा, तो एक ही पार्टिकल दिखा देना, ठीक है ना। मान के चलो इसका मास है mi और इसका डिस्टेंस है ri, ठीक है ना। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला हो जाएगा समेशन ऑफ i टू n, ऐसे पूरे पार्टिकल्स, है ना, समेशन में पूरे पार्टिकल्स आ गए 1 टू n,
ठीक है ना। तो समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 to n, एम आई मतलब ith पार्टिकल, कोई तो भी एक पार्टिकल इस बॉडी के ऊपर का, उसका मास है ना, एम आई आर आई स्क्वेयर, और आई की वैल्यू कहां से कहां तक, 1 से लेके n तक। तो दिस इज नोन एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या यूनिट होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, है ना, देखो एम आई मतलब मास, और आर आई का स्क्वेयर मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस का स्क्वेयर, है ना, मतलब डिस्टेंस। तो मास का क्या रहता है यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट केजी, और डिस्टेंस का स्क्वेयर, है ना, डिस्टेंस का यूनिट क्या रहता है, मीटर, तो मीटर का स्क्वेयर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट रहेगा केजी मीटर स्क्वेयर, और यूनिट से आप डायमेंशन लिख सकते हो, आराम से लिख सकते हो, ठीक है। तो कोई भी जो रिजिड बॉडी किसी तो भी एक्सिस के अलोंग अगर स्पिन हो रही है, रोटेट हो रही है, तो वो वाली रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज आई, है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आई से रिप्रेजेंट करते। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इट इज डिफाइंड बाय द समेशन ऑफ आई टू एन एम आई आर आई स्क्वेयर, बराबर है। व्हाट इज एम आई, मास ऑफ द पार्टिकल, एंड व्हाट इज आर, इट इज डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द रोटेशन। और ऐसे सभी पूरे के पूरे जो पार्टिकल्स है उस बॉडी के, है कि नहीं, वो सभी कवर हो जाएंगे इस समेशन में। ओके, सिंपल डेफिनेशन। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अभी ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये जो हम लोग रोटेशनल मोशन या फिर स्पिनिंग मोशन में देख रहे हैं, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया इट इज एनालॉगस टू मास। हम लोग जो मास देखते हैं नॉर्मल लीनियर मोशन में, है ना, उसकी जगह ये ले लेता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशनल मोशन में, है ना। मतलब इट इज सिमिलर टू मास इन यूर रोटेशनल मोशन। जैसा मास लीनियर मोशन में है, जो काम मास लीनियर मोशन में करता है, वही काम हम लोग बोल सकते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशनल मोशन में है ना। मतलब इट इज एनालॉगस टू मास इन द लीनियर मोशन। और ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, ये भी मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लोग मास से सिमिलर क्यों अज्यूम करते हैं। तो जो काम मास लीनियर मोशन में करता है, वही सिमिलर काम यहां पे रोटेशनल मोशन में बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया करता है। इसीलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया को एनालॉगस टू मास बोलते हैं, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन रोटेशनल मोशन इज एनालॉगस टू मास इन द लीनियर मोशन। कैसे कैसे कैसे, ठीक है ना। मान के चलो लीनियर मोशन है, और कोई तो भी चीज जो है ना, वो वेलोसिटी v के साथ मूव हो रही है। लीनियर मोशन मतलब ये चीज स्ट्रेट लाइन में ऐसे मूव हो रही है। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखते हैं आप लोग, काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं हाफ ऑफ mv स्क्वेयर, लिखते हैं कि नहीं ऐसी काइनेटिक एनर्जी। नॉर्मल लीनियर मोशन अपना, जहां पे चीज एक जगह से दूसरी जगह पे जा रही है, तो वो वाली चीज का मास अगर m है, वेलोसिटी अगर v है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं हम लोग हाफ ऑफ mv स्क्वेयर। तो अभी हम लोग क्या करके देखेंगे ना, अभी हम लोग रोटेशनल मोशन में भी काइनेटिक एनर्जी निकाल के देखेंगे, है कि नहीं। और रोटेशनल मोशन में काइनेटिक एनर्जी निकाल के दोनों फॉर्मूले को कंपेयर करके देखेंगे। तो वहां से आपको दिखेगा कि जो काम मास लीनियर मोशन में करता है, वही काम मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशनल मोशन में करता है। इसीलिए दोनों को एनालॉगस बोलते हैं, ठीक है। तो चलो काइनेटिक एनर्जी निकाल के देखते हैं इसकी, है ना। फिर से एक रिजिड बॉडी ले लेते हैं, ये ले ली मैंने रिजिड बॉडी, है ना, ठोस बॉडी, है ना। कितने पार्टिकल्स है इसमें, n पार्टिकल्स हैं। और अज्यूम कर लेते कि ये रिजिड बॉडी ये वाले एक्सिस के अलोंग रोटेट हो रही है, कांस्टेंट स्पीड के साथ रोटेट हो रही है, कांस्टेंट एंगुलर स्पीड मान के चलो ओमेगा, ठीक है। क्या अज्यूम किए हमने, एक रिजिड बॉडी कंसीडर किए, और वो एक एक्सिस के अलोंग ऐसे गोल गोल एक्सिस के अलोंग घूम रही है, ठीक है ना। तो और कितने कांस्टेंट एंगुलर स्पीड के साथ घूम रही है, ओमेगा। एंगुलर स्पीड इज रिप्रेजेंटेड बाय ओमेगा, और लीनियर स्पीड v, बराबर है कि नहीं। तो देखो ये जो पूरी की पूरी रिजिड बॉडी है,
ये कांस्टेंट स्पीड ओमेगा के साथ घूम रही है। तो एक चीज याद रखो, अगर ये रिजिड बॉडी कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा के साथ घूम रही है, मतलब ये वाले रिजिड बॉडी का हर एक पार्टिकल है ना, जो आपने ये पहला पार्टिकल दिखा है M1, M2, M3, M4 या फिर जितने भी इसके पार्टिकल्स रहेंगे अप टू n, तो ये वाले रिजिड बॉडी का हर एक पार्टिकल की एंगुलर स्पीड रहेगी ओमेगा। ये हमेशा याद रखो, एमसीक्यू भी आया था 2022 में, द रिजिड बॉडी रोटेटिंग विथ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा। तो है ना, ये जो मैंने अभी स्टेटमेंट बोला उसका एमसीक्यू भी आया था। तो अगर ये रिजिड बॉडी कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा के साथ मूव हो रही है, तो उसके हर एक पॉइंट की एंगुलर स्पीड कांस्टेंट होगी, है ना, इसके हर एक पॉइंट की एंगुलर स्पीड होगी ओमेगा, है ना। लेकिन ये जो हर एक पार्टिकल है ना, इसकी एंगुलर स्पीड ओमेगा है, लेकिन हर एक पॉइंट की लीनियर स्पीड अलग अलग होगी। इसकी v1 हो सकती है, इसकी v2 हो सकती है, इसकी v3 हो सकती है। हर एक पार्टिकल की लीनियर स्पीड, आपको पता है सर्कुलर मोशन में कोई भी चीज जब ऐसे रोटेशनल मोशन में रहती है तो उस पॉइंट को एंगुलर स्पीड भी रहती है और लीनियर स्पीड भी रहती है, ठीक है। तो हर एक पॉइंट की लीनियर स्पीड अलग अलग रहेगी, क्योंकि हर एक पॉइंट का डिस्टेंस जो है एक्सिस से वो अलग अलग है ना। आपको फॉर्मूला पता है, सर्कुलर मोशन में देखा था हमने, v इक्वल टू r इंटू ओमेगा, बराबर है कि नहीं। सर्कुलर मोशन में r मतलब क्या था, रेडियस। यहां पे r मतलब क्या है ना, यहां पे भी रेडियस ही है, लेकिन r मतलब वो वाले पार्टिकल का एक्सिस से डिस्टेंस, है ना। तो v इक्वल टू r ओमेगा है, हर पार्टिकल का ओमेगा सेम है, लेकिन हर पार्टिकल का एक्सिस से डिस्टेंस तो अलग अलग है ना। जैसे ये वाले पार्टिकल का डिस्टेंस r1 है, ये वाले पार्टिकल का डिस्टेंस r2 है, तो इसकी लीनियर वेलोसिटी रहेगी v1, इसकी लीनियर वेलोसिटी रहेगी v2, इसकी लीनियर वेलोसिटी रहेगी v3, लेकिन सभी की एंगुलर स्पीड क्या रहेगी, सभी की एंगुलर स्पीड रहेगी सेम, ओमेगा, जितने स्पीड के साथ ये वाली बॉडी रोटेट हो रही है ना। ये हमेशा याद रखो कि कोई भी चीज जब किसी एक्सिस के अलोंग रोटेट होती है तो उस चीज का हर एक पार्टिकल सेम एंगुलर स्पीड के साथ रोटेट होता है। और ऐसा क्यों होता है ये भी बता सकता हूं मैं, है ना। मान के चलो ये कोई तो भी डिस्क है ऐसा, ठीक है ना, डिस्क का ये एक पार्टिकल ले लो, ये एक पार्टिकल ले लो, ठीक है ना। आफ्टर टाइम t ये इतना यहां से यहां तक गया, ठीक है, और सेम समय में ये सेम जो पार्टिकल है इसके ऊपर का ये यहां से यहां तक जाएगा, है कि नहीं। मतलब सेम समय में ये वाला भी पार्टिकल सेम एंगल लेगा सेंटर में, और ये वाला भी पार्टिकल सेम एंगल लेगा। भले ही देखो दोनों के डिस्टेंस अलग अलग है, इसका s1 है, इसका s2 है, लेकिन दोनों पार्टिकल सेम एंगल परफॉर्म का यहां पे सेंटर पे बना रहे। सेम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगल मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो सेम एंगल मतलब सेम एंगुलर वेलोसिटी। सिंपल। तो सिंपल सा याद रखो कि कोई भी रिजिड बॉडी जब रिवॉल्व होते रहती किसी एक्सिस के अलोंग, तो उसके हर एक पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी सेम रहती, ठीक है, लेकिन लीनियर वेलोसिटी सभी पार्टिकल की अलग अलग रहेगी। क्यों? क्योंकि ये पार्टिकल का डिस्टेंस ये एक्सिस से अलग अलग है, हर एक पार्टिकल की रेडियस अलग अलग है, ठीक है। ये वाला पार्टिकल ये ऐसे सर्कुलर मोशन में जा रहा, ये वाला पार्टिकल ऐसे इसमें जा रहा है, ये वाला पार्टिकल ऐसे इसमें जा रहा है ना। तो सभी का डिस्टेंस एक्सिस से मतलब सभी की रेडियस अलग अलग है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालने की कोशिश करेंगे। नॉर्मल लीनियर मोशन में काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालते हैं, हाफ ऑफ एम वी स्क्वेयर, एम मतलब मास, वी मतलब वेलोसिटी। लेकिन अभी चीज रोटेशनल मोशन में है, कितने कांस्टेंट एंगुलर स्पीड के साथ रिवॉल्व हो रही है, ओमेगा के साथ ऐसे गोल गोल घूम रही है। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये वाली कंप्लीट रिजिड बॉडी की काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो मैं क्या करूंगा ना, ये रिजिड बॉडी के जो एक एक पार्टिकल है, जैसा ये m1 हो गया, m2 हो गया, है ना, ये रिजिड बॉडी के जितने भी एक एक पार्टिकल है 1 to n, सभी की काइनेटिक एनर्जी में लिखता हूं,
ठीक है, जैसे ये इसकी पहले पार्टिकल का मास है m1, वेलोसिटी मान के चलो है v1, लीनियर वेलोसिटी सबकी अलग अलग, बराबर। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी पहले पार्टिकल की हाफ ऑफ m1v1 स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है। और चलो ये लीनियर वेलोसिटी को हम लोग कैसा लिख सकते हैं, हाफ ऑफ m1, है ना। अभी फॉर्मूला बताया था, लीनियर वेलोसिटी इक्वल टू r इंटू एंगुलर वेलोसिटी, बराबर है कि नहीं, लीनियर इक्वल टू r इंटू एंगुलर, बराबर। तो v1 इज r1 इंटू ओमेगा का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ऐसा, ठीक है। r1 इंटू ओमेगा, इसका डिस्टेंस मान के चलो एक्सिस से r1 है, तो क्या हो जाएगी इसकी काइनेटिक एनर्जी, हाफ ऑफ m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा ऐसा। सिमिलरली दूसरे पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ ऑफ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, क्योंकि मैंने अभी बताया कि हर एक पार्टिकल की एंगुलर स्पीड सेम रहेगी, ठीक है, सिर्फ उसका डिस्टेंस अलग अलग होने के कारण वेलोसिटी v इसकी v2 अलग रहेगी, तो v2 को r2 ओमेगा लिखेंगे तो उसको काइनेटिक एनर्जी ये मिलेगी, ठीक है। तीसरे की काइनेटिक एनर्जी क्या मिलेगी, हाफ ऑफ m3 r3 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो ऐसे सभी पार्टिकल्स 1 to n सभी की काइनेटिक एनर्जी अगर मैंने ऐड करी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ऐसा अप टू n तक चलते जाएगा, ठीक है। सभी में से हाफ और ओमेगा स्क्वायर कॉमन निकाल लो, ठीक है। तो सभी में से मैंने हाफ और ओमेगा स्क्वायर कॉमन निकाला, तो क्या बचेगा रे, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर, है ना, मतलब समेशन ऑफ, है ना, ये बचेगा, ये हाफ ऑफ ओमेगा ओमेगा स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो ये बचेगा। और ये क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, मतलब m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर, मतलब समेशन ऑफ i to n 1 to n, है ना, mi ri स्क्वायर। क्या है ये अभी डिफाइन किया इसको, क्या बोलते हैं इसको, इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना, मतलब ये जो टर्म है काइनेटिक एनर्जी में ये वाला, ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर। ये जो रिजिड बॉडी जिसका मास कुछ तो भी है ना, और जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, ठीक है, कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा के साथ वो रोटेट हो रही है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हम लोग इस फॉर्मूले से लिख सकते, हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर, बराबर। तो चलो अभी कंपेयर करो, नॉर्मल अगर लीनियर मोशन रहा रहता था, ये वाली चीज का टोटल मास है m और ये चीज ऐसे नॉर्मली वेलोसिटी v के साथ मूव हुई रहती थी, नॉर्मली सीधे, है ना, गोल गोल न घूमते हुए सीधी सीधी गई रहती थी, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कैसे मिली रहती थी, हाफ ऑफ mv स्क्वायर मिली रहती थी कि नहीं। तो चलो अभी दोनों को कंपेयर करो, आपको पता है ना, लीनियर मोशन में वेलोसिटी और एंगुलर मोशन में कौन सी वेलोसिटी रहती, एंगुलर वेलोसिटी। तो लीनियर मोशन का v और रोटेशनल मोशन का ओमेगा, ये एक दूसरे को एनालॉगस है, ठीक है ना। जिस प्रकार से लीनियर वेलोसिटी रहती नॉर्मल मोशन में, लीनियर मोशन में, तो रोटेशनल मोशन में कौन सी वेलोसिटी रहती, एंगुलर वेलोसिटी। तो v और ओमेगा एक दूसरे से एनालॉगस है, हाफ ऑफ सेम है, ठीक है। इसका मतलब मास और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये एक दूसरे को एनालॉगस है, बराबर है। तो जो काम मास करता है लीनियर मोशन में, वही काम मोमेंट ऑफ इनर्शिया करता है रोटेशनल मोशन में, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसकी काइनेटिक एनर्जी कैसे मिल रही है, हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर, और हमको पता है ना, हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो इसको जब कंपेयर करते हैं लीनियर मोशन के साथ, ठीक है ना, तो आई किसके बराबर आएगा, मास के बराबर, ठीक है।
तो दिस इज इक्विवेलेंट टू मास। अभी देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आप अच्छे से समझने की कोशिश करो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया और उस बॉडी का मास, ये दोनों में कंफ्यूज मत हो। मान के चलो मैंने सेम चीज ली, ये वाली एक चीज ली और सेम चीज है, दोनों सेम सेम चीजें हैं, ठीक है। तो इसका मास अगर 20 kg है तो इसका भी 20 kg है। सेम चीज ली मैंने, है ना, ये भी सेम है ये भी सेम है, लेकिन मैंने इसको घुमाया इस एक्सिस के अलोंग, ये यहां से पास हो रहा है एक्सिस, और इसको घुमाया मान के चलो इस एक्सिस के अलोंग, ठीक है ना। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग आएगा और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग आएगा। देखो चीज सेम है, दोनों का मास भी सेम है, सेम चीज है तो मास तो सेम ही रहेगा, है ना। लेकिन उसी चीज को जब हम लोग ये एक्सिस के अलोंग घुमाते हैं तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग मिलता है, और ये एक्सिस के अलोंग घुमाते हैं तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग मिलता है। कहने का मतलब ये कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस के ऊपर भी डिपेंड है ना। अगर एक्सिस यहां से पास होगा तो अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा, यहां से पास होगा तो अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा, है ना। एक्सिस पे डिपेंड है मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो जो बॉडी का मास है वो किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है उसके ऊपर डिपेंड है। मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे डिपेंड है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास फ्रॉम द एक्सिस, है ना, उसके ऊपर डिपेंड है। सिर्फ मास के ऊपर डिपेंड नहीं है। देखा जाए तो ये दो सेम सेम बॉडी थी, दोनों का मास तो सेम है, लेकिन दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग आ सकता है। अगर आपने ये एक्सिस लिया तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग होगा। अगर ये एक्सिस लिया जो यहां से पास हो रहा है ना, ये यहां से पास हो रहा था, ठीक, तो ये वाले एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग मिलेगा। मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मास, है ना। ये एक्सिस के अलोंग किस प्रकार से मास डिस्ट्रीब्यूट हुआ है उसके ऊपर डिपेंड है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना। और इसी कॉन्सेप्ट को प्रॉपरली अंदाज आने के लिए कि किस प्रकार से मास डिस्ट्रीब्यूट है, उसके लिए एक डिफाइन करते हैं जिसका नाम है रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है। तो रेडियस ऑफ गायरेशन किस चीज के लिए डिफाइन करते हैं कि वो वाली चीज का मास का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से है, बहुत मास फैला हुआ है कि वो चीज ऐसी जिसका मास एक्सिस के पास है ना, तो उसके लिए रेडियस ऑफ गायरेशन डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन काम की है, बराबर से याद रखो। रेडियस ऑफ गायरेशन मतलब इट इज द डिस्टेंस, किस किस के बीच का डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन, है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब चीज, वो वाली जो ऑब्जेक्ट है वो किसी न किसी एक्सिस के अलोंग रोटेट होती है, तो इट इज द डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड अ पॉइंट, है ना। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड पॉइंट, कौन सा पॉइंट, ऐसा पॉइंट, अ पॉइंट एट विच होल मास ऑफ द बॉडी इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। मतलब रेडियस ऑफ गायरेशन ऐसा डिस्टेंस है एक्सिस से, है ना, उस एक्सिस से ऐसे पॉइंट का डिस्टेंस है कि जिस पॉइंट पे हम लोग अज्यूम कर सकते कि बॉडी का पूरा मास है ना। और आगे पढ़ो, बॉडी इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेट, द मास ऑफ द बॉडी इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड एट दैट पॉइंट एंड सो एज टू possess द सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ऐसा पॉइंट कि जहां पे हम लोग उस कंप्लीट बॉडी का मास अज्यूम कर सकते हैं, है ना। मान के चलो बॉडी का मास 20 kg है तो उस पॉइंट पे 20 kg अज्यूम किए, है ना, और वो वाला पॉइंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम उस बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इतना है, तो वो डिस्टेंस को बोलेंगे रेडियस ऑफ गायरेशन। तो रेडियस ऑफ गायरेशन इज द डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस एंड वन पॉइंट, है ना। जो एक्सिस है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, है ना, वहां से एक पॉइंट का डिस्टेंस है। ऐसा पॉइंट कि जहां पे कंप्लीट बॉडी का मास हमने रख दिए, है ना, ऐसा पॉइंट कि जहां पे कंप्लीट बॉडी का मास हमने अज्यूम कर दिए, तो ओरिजिनल बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और उस पॉइंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है ना। तो वो पॉइंट का डिस्टेंस मतलब रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है। चलो ये डायग्राम के ऊपर से समझ में आ जाएगा आपको।
ठीक है, मान के चलो ये कोई तो भी रिजिड बॉडी है, ठीक है, अज्यूम कर लो इसका मास m है ना, अज्यूम कर लेते इसका मास m है, और ये वाले एक्सिस के अलोंग ये वाली बॉडी रोटेट हो रही, ठीक है, तो ये वाले एक्सिस के अलोंग इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान के चलो I है, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस पे डिपेंड रहता है कि नहीं, तो ये वाले एक्सिस के लिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान के चलो I है, ठीक है। तो अभी हम लोग अज्यूम ये करेंगे कि ये पूरे बॉडी का मास m हम लोग एक पॉइंट में दिखाएंगे, चलो एक पॉइंट में दिखा दिए, ये हो गया पॉइंट, ठीक है, ये हो गया एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये हो गया एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, तो ये कंप्लीट जो मास है मान के चलो 10 kg, तो ये हो गया मेरा 10 kg, ठीक है, तो उस चीज का पूरा मास हम लोग एक पॉइंट में दिखा दिए, और वो पॉइंट इस एक्सिस से कितनी डिस्टेंस की दूरी पर रखोगे, मान के चलो k डिस्टेंस की दूरी पे रखे, ठीक है ना, इतने डिस्टेंस की दूरी पे रखे कि ये वाले पॉइंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना, ये वाले पॉइंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाएगा, है ना, ये वाले मोमेंट ऑफ इनर्शिया की क्या है डेफिनेशन, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, तो m इंटू के स्क्वायर, तो ये वाले पॉइंट का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है दैट इज एग्जैक्टली सेम एज द ओरिजिनल बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बराबर है, तो ये वाले डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन, सिंपल। तो रेडियस ऑफ गायरेशन मतलब ये डिस्टेंस है k, है ना, कौन सा डिस्टेंस, अगर आप अज्यूम करते हो कि ये पूरे बॉडी का मास एक पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हो, और वो पॉइंट एक्सिस से कितने डिस्टेंस की दूरी पे रखना पड़ेगा आपको, है ना, सो दैट ये वाले पॉइंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना आएगा, तो ये डिस्टेंस को बोलेंगे रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है। तो ये रेडियस ऑफ गायरेशन आपको एक अंदाज देता है कि मास किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट है, अगर रेडियस ऑफ गायरेशन कम है इसका मतलब उसका मास ज्यादा फैला हुआ नहीं है, एक्सिस के पास ही है, और रेडियस ऑफ गायरेशन अगर ज्यादा है इसका मतलब वो वाली चीज का मास ऐसा फैला हुआ है, दूर दूर तक फैला हुआ है, पतली चीज है वो ऐसा, तो ये चीजें आपको रेडियस ऑफ गायरेशन से समझती है, ठीक है। तो डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे कोई ज्यादा ये देखने की आवश्यकता नहीं, डेफिनेशन और ये कॉन्सेप्ट बराबर से याद रखना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रिंसिपल ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस एंड प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस, लिख लो, दोनों में से एक आपको आना ही है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, ये दो डेरिवेशन लॉन्ग आंसर क्वेश्चन के लिए दोनों में से एक आता ही है, ठीक है, नॉर्मली आपको नहीं आए तो बैड लक हो जाएंगे, है ना, लेकिन जनरली दोनों में से एक आता ही है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस या फिर थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, है ना, थ्योरम है, जैसा का वैसा याद रखने की कोशिश करना, ठीक है ना। क्या बोलता है थ्योरम, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ प्लेन लैमिना, लैमिना मतलब कोई तो भी एक रिजिड बॉडी जो ऐसी प्लेन है कि नहीं, ज्यादा ऐसी भरी हुई नहीं है, ऐसी पतली है मान के चलो, उसको बोलते हैं लैमिना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ प्लेन लैमिना अबाउट परपेंडिकुलर एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ प्लेन लैमिना अबाउट परपेंडिकुलर एक्सिस, कोई तो भी परपेंडिकुलर एक्सिस चाहिए, ये वाले सरफेस को परपेंडिकुलर, ठीक है ना, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ प्लेन लैमिना अबाउट परपेंडिकुलर एक्सिस, हाँ, इज इक्वल टू, कोई भी जो एक्सिस लेंगे इससे परपेंडिकुलर तो उसके अलोंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना मिल रहा है, इज इक्वल टू सम ऑफ, सम मतलब एडिशन, किस किस का एडिशन, सम ऑफ इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शियाज अबाउट टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, है ना, सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शियाज अबाउट टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, मतलब ऐसे दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, है ना, ऐसे ऐसे दो, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर समझता ना, जैसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है। तो सम ऑफ इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस इन द प्लेन ऑफ लैमिना intersecting at that point where perpendicular axis cuts,
ठीक है, सिंपल है। देखो फिर से मैं बताता हूं, फिर से रीड कर रहा हूं। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ प्लेन लैमिना अबाउट अ परपेंडिकुलर एक्सिस इज इक्वल टू सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शियाज, है ना, सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शियाज अबाउट टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस इन द प्लेन ऑफ प्लेन लैमिना इंटरसेक्टिंग एट दैट पॉइंट। ठीक है, कैसा, है ना, अज्यूम करो ये है रिजिड बॉडी, ये है प्लेन लैमिना, ठीक है। तो इसको कोई तो भी परपेंडिकुलर एक्सिस है, कोई तो भी एक परपेंडिकुलर एक्सिस, ठीक है, अज्यूम कर लो परपेंडिकुलर एक्सिस जेड, ठीक। तो इसके अलोंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझको निकालना है, या फिर इसके अलोंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान के चलो है आई जेड। अगर इसके अलोंग बॉडी रोटेट होती है, ठीक है, तो कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, आई जेड, ठीक है। तो ये थ्योरम क्या बोल रहा है कि ये जो आई जेड है ना, इट इज सम ऑफ टू मोमेंट ऑफ इनर्शियाज, है ना। कौन से टू मोमेंट ऑफ इनर्शियाज, सम ऑफ टू मोमेंट ऑफ इनर्शियाज अबाउट टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस इन द प्लेन ऑफ लैमिना, है ना। अगर आप अपने मन से दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस निकालते हो, है ना, कहां पे, इसके प्लेन में। अभी ये जो एक्सिस है जेड, ये आपने इस प्लेन को परपेंडिकुलर निकाले, ठीक है। तो अभी अगर आप दो एक्सिस निकालते हो इसके प्लेन में, लाइक दिस, ठीक है, मान के चलो इसको बोला x और इसको बोला y, कैसे भी निकालो। मैंने x यहां से स्टार्ट किया, y यहां पे मिला, है ना, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर होने चाहिए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ठीक है। आप x यहां से स्टार्ट कर सकते हैं, y थोड़ा इधर मिलेगा, कैसे भी निकालो। तो अगर आप दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस निकालते हो इसके प्लेन में, है ना, जो दो एक्सिस ये वाले सेम पॉइंट पे टच होंगे, ठीक। तो अगर ये वाली बॉडी एक्स एक्सिस के अलोंग रिवॉल्व होती है, अगर ये वाली बॉडी इस एक्सिस के अलोंग रिवॉल्व होती है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा आई एक्स। और अगर ये वाली बॉडी ये वाले एक्सिस के अलोंग रिवॉल्व होती है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा आई वाई। बराबर है कि नहीं, जो भी जिस भी एक्सिस के अलोंग चीज रिवॉल्व होती है उसके अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस क्या बोलता है कि आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। समझ में आया क्या, प्रिंसिपल ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस क्या कहना है इसका, है ना, प्रूव करेंगे अभी थोड़ी देर में। लेकिन पहले, सबसे पहले इसका कहना क्या है वो समझ में आना चाहिए। एक कोई तो भी प्लेन बॉडी है, प्लेन रिजिड बॉडी है लैमिना, है ना, तो उसको परपेंडिकुलर एक एक्सिस है जिसको नाम दिए हमने z, तो उसके अलोंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई जेड। वो वाली चीज अगर z के अलोंग रिवॉल्व होती है ना, z के अलोंग रिवॉल्व होती है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान के चलो है आई जेड। तो ये आई जेड हमको मिल सकता है आई एक्स प्लस आई वाई। वॉट इज आई एक्स एंड आई वाई, अगर आप दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस निकालते हो, है ना, कहां पे, ये वाले लैमिना के प्लेन में, है ना, ये जो बॉडी है उसके प्लेन में, z क्या है, वो वाली बॉडी को परपेंडिकुलर है, और ये जो दो एक्सिस है ये इसके प्लेन में है। तो अगर आप दो एक्सिस निकालते हो उसके प्लेन में, दोनों एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए, ठीक है ना, और कहां पे पास होने चाहिए, ये वाले पॉइंट से पास होने चाहिए। तो अगर आप ऐसे दो एक्सिस निकालते हो, तो इस एक्सिस के अलोंग है मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स, इसके अलोंग है आई वाई। तो अकॉर्डिंग टू दिस थियरम आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। सिंपल, ओके, ठीक है। तो एक बार फिर से रीड कर लो बराबर से। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ प्लेन लैमिना अबाउट अ परपेंडिकुलर एक्सिस is equal to sum of its moment of inertias about two mutually perpendicular axes drawn in the plane of lamina intersecting at the point where perpendicular axis cuts the lamina। लंबा सेंटेंस है, थोड़ा बराबर से याद रखना, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट समझ में आया तो आप इधर उधर करके लिख सकते, लेकिन कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आया तो इसको रट्टा मार के आप भूल जाओगे, ठीक है। तो चलो इसका प्रूफ भी देख लेते हैं, ठीक है। तो तीन एक्सिस है अपने पास, तीनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, समझ में आ गया आपको, क्योंकि ये z एक्सिस तो इस प्लेन लैमिना को परपेंडिकुलर था,
ठीक है, और ये दो जो x और y लिए थे हमने, ये भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो तीनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर, जैसे अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम रहती है x y एंड z एक्सिस। ठीक, तो ऐसे तीन एक्सिस है, ये है z एक्सिस जो है परपेंडिकुलर किसको, ये वाले प्लेन लैमिना को। ठीक है, और ये हो गए दो एक्सिस, x एक्सिस और y एक्सिस, ये है प्लेन, इसके प्लेन में। ठीक है, तो अज्यूम कर लेते z के अलोंग है मोमेंट ऑफ इनर्शिया Iz, y के अलोंग है Iy। ठीक है, अगर y के अलोंग चीज रिवॉल्व होती है तो, और x के अलोंग है Ix। तो आपको प्रूव क्या करना है, Iz इक्वल टू Ix प्लस Iy, ये हमको प्रूव करना है। अभी देखा हमने ये थ्योरम। ठीक है, तो सबसे पहले ये वाली जो रिजिड बॉडी है, ठीक है ना, इसमें कई सारे पार्टिकल्स होंगे, तो कोई तो भी एक पार्टिकल दिखा देता हूं मैं P, ठीक है, जिसका मास है मान के चलो mi। ठीक है, कोई तो भी एक पार्टिकल दिखाएंगे, जैसे मैंने शुरुआत में ही बताया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइन करते समय हम लोग हर एक पार्टिकल दिखा नहीं सकते बार बार। ठीक है ना, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर, ऐसा लिखने की बजाय हम लोग एक ही पार्टिकल दिखाते हैं और समेशन का साइन लगा देते हैं। ठीक है, तो एक पार्टिकल ले लेते, ये वाला पार्टिकल P, जिसका मास मान के चलो mi है, और z एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ri। ठीक है, z एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ri। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्या है डेफिनेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 टू n बराबर है mi ri स्क्वेयर, उस पार्टिकल का मास और उस पार्टिकल का परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वेयर। कहां से डिस्टेंस, एक्सिस से डिस्टेंस। तो Iz है ना, ये z एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान के चलो है Iz। तो Iz डेफिनेशन के हिसाब से कैसा लिख सकते, समेशन ऑफ i टू n। अज्यूम कर लो कि इस बॉडी में n पार्टिकल्स है। ठीक है, तो समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 टू n mi ri स्क्वेयर। सिंपल डेफिनेशन यूज किया, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया। ठीक है ना, ये वाले पॉइंट का ये वाले पार्टिकल एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो कितना डिस्टेंस है इसका, ri, अज्यूम कर लो ri। ठीक है, तो z एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस फॉर्मूले से मिलेगा। चलो सिमिलरली ये y एक्सिस के अलोंग भी इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले लेते हैं। ठीक है ना, ये y एक्सिस के अलोंग भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख लेते हैं। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिर से सेम पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, तो ये वाले एक्सिस से ये वाले पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना दिख रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो ये वाला दिख रहा है, कितना है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज xi। ठीक है, अभी देखो ये xi क्यों है। ठीक है, आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम थोड़ा सा पता होना चाहिए। कोऑर्डिनेट सिस्टम पता है ना मैथ्स का, ये रहता x एक्सिस, ये रहता y एक्सिस, बराबर है। कोई भी पॉइंट को जब आप डिफाइन करते हो, मान के चलो पॉइंट इज 3 2, तो 3 मतलब कौन सा कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट, और 2 मतलब कौन सा कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट। तो x कोऑर्डिनेट 3 मतलब कौन सा डिस्टेंस रहता है, ये वाला रहता है ना, और y कोऑर्डिनेट 2 मतलब कौन सा डिस्टेंस रहता है, ये वाला रहता, बराबर है कि नहीं। तो x कोऑर्डिनेट 3 मतलब कहां से डिस्टेंस रहता है रे, y से डिस्टेंस रहता है। तो x कोऑर्डिनेट मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस, है ना, और y कोऑर्डिनेट मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस, है ना, ये देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस। तो कहने का मतलब ये कि अगर ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ठीक है, तो इसके अगर कोऑर्डिनेट है x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट, तो x कोऑर्डिनेट मतलब ये हो जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस, और y कोऑर्डिनेट मतलब ये हो जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस। ठीक है, तो सिमिलरली ये वाले पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट है xi और yi, ठीक है, तो xi मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस, और yi मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस, बराबर। तो अज्यूम किए हमने ये कोई तो भी पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट है xi yi,
ठीक है, तो एक्स आई मतलब क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस। ठीक है, तो चलो अभी लिखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस। कौन सा एक्सिस है रे ये, वाई एक्सिस। ठीक है, तो इसके अक्रॉस अगर बॉडी रोटेट होती है तो लगाओ इस एक्सिस के लिए अपनी डेफिनेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन क्या है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 to n एम आई और आर आई स्क्वेयर, आर मतलब डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, है ना। जेड के लिए लिखे थे तो डिस्टेंस था आर आई, अभी वाई एक्सिस के लिए लिख रहे तो ये वाले पॉइंट का डिस्टेंस ये वाले एक्सिस से कितना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स आई, तो एम आई एक्स आई स्क्वेयर, ये देखो बराबर है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस ये आएगा इतना। ठीक है, सिमिलरली मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, इसके लिए अगर लिखते हो तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका फ्रॉम एक्स एक्सिस कितना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाई आई। ठीक है, तो क्या आएगा, अबाउट एक्स एक्सिस समेशन 1 to n एम आई और डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब वाई आई का स्क्वायर। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू आवर डेफिनेशंस z के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इतना, y के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इतना और x के अलोंग है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना, अकॉर्डिंग टू आवर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन। बराबर है, ठीक है ना। कोई तो भी एक पॉइंट अज्यूम किया हमने इसके ऊपर का जिसके कोऑर्डिनेट है एक्स आई वाई आई। ठीक, और हमको अभी क्या प्रूव करना है, अकॉर्डिंग टू परपेंडिकुलर एक्सिस आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो चलो आई जेड को देखते हैं पहले। ठीक है, अभी ये प्रूव करने के लिए देखो ये वाला ट्रायंगल देखो रे, ये वाला ट्रायंगल है ना, राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल ऑफ कोर्स है। देखो ये दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस थे, सिंपल तुम्हारे मैथ्स का एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट जेड एक्सिस है वही है। ठीक है, तो ये अगर डिस्टेंस है एक्स आई तो ये भी डिस्टेंस हो जाएगा एक्स आई। ठीक है, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वाई आई। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा ये वाला ट्रायंगल, देखो दिख रहा है ट्रायंगल। ठीक है ये राइट एंगल ट्रायंगल, बराबर है कि नहीं। तो राइट एंगल ट्रायंगल में आप कैसा लिख सकते हैं, ठीक है, हाइपोटेनियस है इसका आर आई और बाकी की दो साइड से उसकी एक्स आई और वाई आई, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं आर आई स्क्वेयर इक्वल टू एक्स आई स्क्वेयर प्लस वाई आई स्क्वेयर, लिख सकता हूं ऐसे, है ना, सिंपल पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू दिस साइड प्लस दिस साइड का स्क्वायर, जम गया। तो ये आर आई स्क्वेयर यहां पे रख लेते हम लोग, कुछ दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, तो रख लो यहां पे, तो आई जेड मिलेगा समेशन आई 1 to n एम आई और ये हो जाएगा एक्स आई स्क्वेयर प्लस वाई आई स्क्वेयर। ये आई आई क्यों लगा रहे, क्योंकि हम लोगों ने एक ही पॉइंट दिखा है, ठीक है ना। ऐसे यहां पे कितने सारे पॉइंट्स होंगे, वो सभी पॉइंट कहां पे कवर हो जाते हैं, समेशन में, इसलिए वो सफिक्स में आई दिखाना पड़ता है। तो चलो इस एम आई को अंदर लेके चलो, और क्या हो जाएगा फिर एम आई को अंदर लेके चलेंगे तो, ठीक है ना, दो समेशंस हो जाएंगे ये प्लस साइन के कारण। ठीक है, तो जब आप आर आई की वैल्यू रखते हो एक्स आई स्क्वेयर प्लस वाई आई स्क्वेयर, तो ये आ जाएगा लाइक दिस समेशन ऑफ आई 1 to n एम आई एक्स आई स्क्वेयर प्लस एम आई वाई आई स्क्वेयर। ठीक है, और लेकिन 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 ये क्या है, अभी हमने देखा था समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 to n एम आई एक्स आई स्क्वेयर, क्या है ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस है, और ये क्या है एम आई वाई आई स्क्वेयर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस है। इसका मतलब आई जेड इक्वल टू आई वाई प्लस आई एक्स या फिर आई एक्स प्लस आई वाई। हो गया कि नहीं प्रूव, बताओ, 2 मिनट में प्रूव हो गया। कंसेप्ट अगर समझ में आ गया बराबर तो 2 मिनट में प्रूव हो गया, ठीक है ना। तो क्या क्या करना है इस डेरिवेशन में, ध्यान से देखो क्या बोलता है ये डेरिवेशन। सबसे पहले ये थ्योरम क्या बोलता है कि कोई तो भी एक प्लेन लैमिना है, उसके एक उससे परपेंडिकुलर पास होने वाला एक एक्सिस है जिसका नाम है जेड एक्सिस, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई।
ठीक है ना। और एक्स और वाई कौन से है, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस है जो प्लेन में बनाए हुए हैं। ठीक है, तो सिंपल किया हमने, एक पॉइंट अज्यूम किया और हर एक एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन लिखा, ठीक। और उसके बाद ये यहां पे पाइथागोरस थ्योरम लगा के आर आई स्क्वेयर इक्वल टू एक्स आई वाई आई स्क्वेयर, है ना, ये यहां पे पुट कर दिया तो अपने आप ही चीजें एकदम सिंपल हो गई। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस मतलब कोई भी परपेंडिकुलर एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अभी प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस। ठीक है, पुराना कौन सा था, परपेंडिकुलर एक्सिस, अभी देखते हैं हम लोग पैरेलल एक्सिस। ठीक है ना, जिस प्रकार से परपेंडिकुलर एक्सिस काम का है उसी प्रकार से पैरेलल एक्सिस भी काम का है। ठीक है, चलो पढ़ते हैं क्या है थ्योरम। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट एनी एक्सिस, ये एनी एक्सिस के बारे में बात कर रहा है। हाँ, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट एनी एक्सिस इज इक्वल टू सम ऑफ, फिर से सम आ गया, है ना, सम आ गया मतलब कोई तो भी दो चीजों का एडिशन होगा, सम ऑफ इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ पैरेलल एक्सिस, है ना, सम ऑफ इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पैरेलल एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास मतलब क्या होता, सेंटर ऑफ मास मतलब एक ऐसा पॉइंट बॉडी का जहां पे हम लोग अज्यूम कर सकते कि पूरा का पूरा मास वहां पे आ जाएगा करके। ठीक है ना, सेंटर ऑफ मास मतलब इट इज द पॉइंट ऑफ द बॉडी वेयर वी कैन अज्यूम दैट कि कंप्लीट बॉडी का मास वहां पे लोकेट है सिमेट्रिकली। ठीक है ना, तो पैरेलल एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास एंड प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सिस। दो चार बार बराबर से ध्यान से पढ़ो, अपने आप याद हो जाएगा। चलो मैं पहले बताता हूं, फिर से हम लोग ये थ्योरम पढ़ेंगे तो और अच्छे से याद होगा। चलो फिर से धीरे धीरे। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट एनी एक्सिस, कोई भी एक्सिस ले लेते, मान के चलो ये पॉइंट O है और ये वाला एक्सिस ले लिया मैंने, तो इसके अलोंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है IO। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस इज इक्वल टू, है ना, ये किसके बराबर होगा, सम ऑफ दो चीजें, है ना, सम बोलेंगे मतलब कोई भी दो चीजों का एडिशन। तो कौन सी दो चीजों का एडिशन, सम ऑफ इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पैरेलल एक्सिस, मतलब ये जिस एक्सिस के अलोंग IO है, ये वाला जो एक्सिस है जिसके अलोंग आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो इसके साथ का पैरेलल एक्सिस। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ पैरेलल एक्सिस, लेकिन वो पैरेलल एक्सिस कहां से पास होना चाहिए, पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास। तो सिमेट्री के हिसाब से मान के चलो यहां पे है सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास मतलब क्या, जहां पे एक बॉडी का ऐसा पॉइंट जहां पे हम लोग उसको कंप्लीट मास वहां पे कॉन्सेंट्रेट है ऐसा बोल सकते है कि नहीं। कोई भी एक चीज रहे, है ना, आड़ी टेढ़ी कैसी भी बॉडी रहे, लेकिन उसका एक पॉइंट जहां पे उसका कंप्लीट मास हम लोग अज्यूम कर सकते, वो है सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, तो हमको एक क्या चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ पैरेलल एक्सिस, एक पैरेलल एक्सिस निकालना पड़ेगा इसको जो सेंटर ऑफ मास से पास होगा। ठीक है, तो चलो निकाला मैंने पैरेलल एक्सिस, है ना, और इसके अलोंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया IC लिख लेते हैं। ठीक है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ द बॉडी एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, मान के चलो इस बॉडी का मास m है और दोनों के बीच का डिस्टेंस अज्यूम करो h है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस थियरम द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस IO इक्वल टू सम ऑफ इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पैरेलल एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, मतलब IC प्लस प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ बॉडी एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस MH स्क्वायर। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस ये चीज हमको मिलती है, IO इक्वल टू IC प्लस MH स्क्वायर। व्हाट इज IO,
मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस. व्हाट इज IC? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास. एक ऐसा एक्सिस जो इस एक्सिस से पैरेलल है ना, जिस एक्सिस के अलोंग आप IO निकाल रहे, ठीक है ना, ये O एक्सिस से पैरेलल है, लेकिन कहां से पास हो रहा है? सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, ठीक है. प्लस m मतलब बॉडी का मास, और h का स्क्वायर, h मतलब ये जो दो पैरेलल एक्सिस बनाए हैं यहां पे, ठीक है ना, इसके अलोंग आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, और ये सेंटर ऑफ मास से पास होने वाला पैरेलल एक्सिस है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस मतलब h, इसलिए इसको थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस बोलते हैं, ठीक है. तो चलो इसको भी प्रूव करते हैं, ठीक है. एक बार ये विजुअलाइजेशन आ गया कि उसके बाद आपको ये स्टेटमेंट याद रखने में आसानी होती है. सिर्फ ऐसा स्टेटमेंट रट्टा मारोगे तो 100% चांस है कि मिस्टेक होंगे, लेकिन ये चीज समझ के फिर आप इसको याद रखोगे तो फिर बराबर से याद रहेगा, ठीक है. तो चलो इसको प्रूव करते हैं, ठीक है. जैसा मैंने अभी दिखाया था, ये एक रिजिड बॉडी है, ठीक है, रिजिड बॉडी, इसका मास ले लेते हैं m, ओके, कोई तो भी एक पॉइंट ले लेते O, और यहां से पास होने वाला ये एक्सिस, ठीक है. तो इसके अलोंग, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है मान के चलो IO, ठीक है. और इसी एक्सिस से पैरेलल एक एक्सिस मुझको निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये वाले थ्योरम में क्या बोल रहा है कि IO इक्वल टू IC प्लस MH स्क्वायर. IC मतलब द पैरेलल एक्सिस, ये वाले एक्सिस के साथ पैरेलल जो सेंटर ऑफ मास से पास होगा, ठीक है. तो इससे पैरेलल और एक एक्सिस निकाला, और ये यहां पे मान के चलो इसका सेंटर ऑफ मास है, ठीक है. तो ये और दोनों के बीच का डिस्टेंस मान के चलो h है, ठीक है. तो दिस इज IO, दिस इज IC. तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस IO इक्वल टू IC प्लस MH स्क्वायर, ठीक है. फिर से सेम मेथड यूज करेंगे इसको प्रूव करने के लिए. सिंपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन, बराबर, ये रिजिड बॉडी के ऊपर का कोई तो भी एक पॉइंट हम लोग अज्यूम करेंगे, है ना, वो पॉइंट कंसीडर करके इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन लिखेंगे, और सेम पॉइंट अज्यूम करके इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन अज्यूम करेंगे, बराबर है. और उसके बाद एडजस्टमेंट करके ये वाली चीज प्रूव करने की कोशिश करेंगे. सिंपल स्ट्रैटेजी मस्त है. चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है. तो कोई तो भी एक पॉइंट अज्यूम कर लिया मैंने, ठीक है. आप कोई भी अज्यूम कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि यहां पे दिखाना है, चाहे तो आप यहां पे दिखाओ, यहां पे दिखाओ, ठीक है ना, लेकिन मैंने यहां पे दिखा दिया, ठीक है. तो कोई तो भी एक पॉइंट P अज्यूम कर लिया जिसका मास है mi. I क्यों लिखते हैं ये भी बताया मैंने हर बार, क्योंकि वो वाले बॉडी में बहुत सारे पॉइंट्स है, बहुत सारे पार्टिकल्स है, आप सिर्फ एक दिखा रहे है ना, बाकी सभी कहां पे कवर कर रहे हैं? समेशन में, ठीक है ना, इसलिए उसके सफिक्स में I लिखना. तो इसका मास मान के चलो है mi, और ये वाले पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस एक्सिस, O से पास होने वाला एक्सिस, लेटस से इसका डिस्टेंस है ri. तो चलो अभी आपको डेफिनेशन याद हो गई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, क्या है? समेशन 1 to n mi ri स्क्वायर मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर. तो कितना मास है इसका? mi, और कितना डिस्टेंस है एक्सिस से? ri, तो ri का स्क्वायर, ठीक है. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस IO कितना आया? ये इतना, ठीक है. चलो अभी सेम पॉइंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं अबाउट दिस एक्सिस. तो इसके लिए इसका डिस्टेंस देखना पड़ेगा, है ना. तो ये वाले पॉइंट का ये वाले एक्सिस से डिस्टेंस, जो ये पैरेलल एक्सिस है सेंटर ऑफ मास से पास होने वाला, तो उस एक्सिस से डिस्टेंस मान के चलो है xi. अज्यूम कर लो वो डिस्टेंस है x. x अज्यूम करना है ऐसा कुछ नहीं, आप अपने मन से कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं, ठीक है. तो मैंने अज्यूम कर लिया xi, ठीक है. तो इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस IC हम लोग इस फॉर्मूले से लिख सकते हैं. फिर से सेम फॉर्मूला, समेशन ऑफ I to n प्रोडक्ट ऑफ मास, कितना है इसका मास? mi, इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर. अभी कौन से एक्सिस के लिए लिख रहे हैं आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया? ये वाले एक्सिस के लिए,
द एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, तो डिस्टेंस कौन सा लेना, ये वाला डिस्टेंस, तो ये हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से, ठीक है ना। तो एक्स आई का स्क्वायर, तो आईसी की वैल्यू है ये वाली, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन आईओ भी लिख लिया मैंने और आईसी भी लिख लिया। अभी थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी और एडजस्टमेंट करने के बाद मुझको ये चीज प्रूव करनी है, आईओ इक्वल टू आईसी प्लस एम इंटू एच स्क्वेयर। एम मतलब इसका मास और एच मतलब दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस, मतलब ये एच, ये हो जाएगा एच, ठीक है। तो एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी बच्चों, ठीक है ना। तो चलो करते हैं एडजस्टमेंट थोड़ी सी, ठीक है ना। फिर से इसी को स्टार्ट करेंगे, आर आई स्क्वायर की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे और जैसे लास्ट टाइम किया था आर आई स्क्वायर इक्वल टू एक्स आई स्क्वायर प्लस वाई आई स्क्वायर, सेम इसको कहीं ना कहीं हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। तो चलो थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन याद रखनी पड़ेगी आपको यहाँ पे, ठीक है ना। मैं क्या कर लेता हूं, ये है आर आई, ठीक है, मतलब ये वाले एक्सिस से डिस्टेंस, और ये है एक्स आई मतलब ये वाले एक्सिस से डिस्टेंस, ठीक है। ये दोनों के बीच का है एच, ठीक है, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो एच। तो ये एच को थोड़ा सा मैं एक्सटेंड कर लेता हूं और इधर पी से मैं एक्सटेंड करते हुए यहां पे 90 डिग्री का ला लेता हूं, ठीक है। ये थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन आपको बराबर से याद रखनी पड़ेगी। क्या किया, एच को एक्सटेंड किया, ये देखो ओसी मतलब एच है, ठीक है ना। ओसी को एक्सटेंड किया कहां तक, डी पॉइंट तक, सच दैट कि यहां से जो आए ये वाली लाइन, ठीक है ना, ये लाइन कैसी हो, परपेंडिकुलर हो, ठीक है। तो चलो अभी सबसे पहले देखो कौन सा ट्रायंगल, देखो आप सबसे पहले ओ पी डी, ये वाला ट्रायंगल देखो, है राइट एंगल ट्रायंगल, है ना, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो ओपी है आर आई और पीडी, ठीक है, पीडी को वैसा रहने दो, और ओडी, ओडी मतलब कितना है रे, ये है ओडी, तो ओडी मतलब ये ओसी है एच, है ना, ओ से लेके सी तक, मतलब ये दो एक्सिस के बीच का डिस्टेंस एच, और ये सी डी, तो ये ओडी है एच प्लस सी डी, ठीक है, और ये पीडी जैसा का वैसा, ठीक है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल यूज करके मैं बोल सकता हूं आर आई स्क्वेयर, है ना, हाइपोटेनियस का स्क्वेयर इक्वल टू दिस साइड स्क्वेयर, मतलब पीडी स्क्वेयर प्लस ओडी स्क्वेयर, लेकिन ओडी कितना है, एच प्लस सी डी होल स्क्वेयर, बोल सकता हूं मैं ऐसे, ठीक है ना। कौन सा ट्रायंगल लिया मैंने, ये वाला ट्रायंगल लिया, ठीक है। चलो अभी थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते, तो ये क्या था मेरा, आर आई स्क्वेयर इक्वल टू एच प्लस सी डी होल स्क्वेयर प्लस पी डी स्क्वेयर, ठीक है। ये था एच और ये है सी डी, ठीक है। तो दिस साइड स्क्वेयर प्लस दिस साइड स्क्वेयर, ठीक है। चलो एच प्लस सी डी, तो एच स्क्वेयर प्लस 2 टाइम्स एच सी डी, ठीक है ना, प्लस सी डी स्क्वेयर प्लस पी डी स्क्वेयर, जम जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, एच स्क्वेयर प्लस 2 टाइम्स एच इंटू सी डी प्लस सी डी स्क्वेयर प्लस पी डी स्क्वेयर हो जाएगा ये। अभी देखो ध्यान से, ये वाला छोटू सा ट्रायंगल देखो, छोटू सा ट्रायंगल, ठीक है ना, ये है सी डी, ये है राइट एंगल ट्रायंगल, है राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। ये है सी डी, चलो मैं फिर से यहां पे बड़ा दिखाता हूं आपको, ठीक है। ये है राइट एंगल ट्रायंगल, ये है सी, ये है डी, ये है पी, ठीक है, और ये है एक्स आई, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूं तो क्या लिख सकता हूं मैं, हाइपोटेनियस, एक्स आई मतलब हाइपोटेनियस, ठीक है। तो एक्स आई का स्क्वेयर, है ना, कैसा लिख सकता हूं, हाइपोटेनियस का स्क्वेयर इक्वल टू सी डी स्क्वेयर प्लस पी डी स्क्वेयर, लिख सकता हूं कि नहीं, ऐसे लिख सकता हूं, है कि नहीं, क्योंकि ये वाले ट्रायंगल में ये साइड है सी डी, ये साइड है पी डी, तो सी डी स्क्वेयर प्लस पी डी स्क्वेयर इक्वल टू एक्स आई स्क्वेयर। तो देखो ये जो है सी डी स्क्वेयर प्लस पी डी स्क्वेयर, इसको मैं लिख सकता हूं, है ना, ये बाकी जैसा का वैसा 2 टाइम्स एच इंटू सी डी प्लस एक्स आई स्क्वेयर। समझ में आया क्या, ये आर आई स्क्वेयर को हमने ऐसा सिंप्लीफाई किया,
क्या यूज करके? सिंपल अपना पाइथागोरस थ्योरम यूज करके, जो यहां पे ट्रायंगल बना है वहां से। ठीक है, तो ये जो आर आई की वैल्यू मिली एच स्क्वेयर प्लस 2 टाइम्स एच सी डी, सी डी मतलब ये डिस्टेंस, एच मतलब दो एक्सिस के बीच का डिस्टेंस, प्लस एक्स आई स्क्वेयर, एक्स आई मतलब ये वाला डिस्टेंस है ना, और आर आई मतलब ये वाला। तो चलो आर आई स्क्वेयर की ये वाली वैल्यू यहां पे रख देते। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो आर आई स्क्वेयर की वैल्यू इतनी मिली मुझको। ठीक है, तो इसको रख देते हैं, है ना। कहां पे रख देंगे? ये वाला जो फॉर्मूला था मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, यहां पे है आर आई स्क्वेयर, बराबर है ना। ठीक है ना, तो यहां पे आर आई की वैल्यू रख देते हैं। चलो ठीक है, तो चलो आर आई की वैल्यू रख दो रे यहां पे। ठीक है, तो मैं यहां पे नीचे लिख रहा हूं, देखो। तो आई ओ क्या बन जाएगा? मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस क्या बन जाएगा? समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 to n एम आई एच स्क्वेयर, ठीक है, प्लस एम आई 2 टाइम्स एच इंटू सी डी प्लस एम आई एक्स आई स्क्वेयर बन जाएगा ऐसे। ये आर आई स्क्वेयर की वैल्यू अगर यहां पे रख दिए तो हमको मिलेगा लाइक दिस। तो एक एक टर्म सेपरेट करो, सभी के साथ समेशन लेके चलो, है ना। तो यहां से एच स्क्वेयर कॉमन निकाल सकते हैं आप समेशन से, है ना। देखो समेशन मतलब जस्ट लाइक ऐसा मान के चलो जैसे आप इंटीग्रेशन से कोई कांस्टेंट बाहर निकालते हैं। जैसे एक्स के साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं तो एक्स को छोड़ के बाकी जो कांस्टेंट है वो बाहर निकालते हैं, वैसे ही यहां पे हम लोग जब समेशन करेंगे मतलब हर एक पॉइंट यहां पे अलग अलग कंसीडर करेंगे, तो उस समय जो कांस्टेंट रहेंगे वो बाहर निकाल लेना। तो ये दो एक्सिस के बीच का डिस्टेंस ये तो कांस्टेंट रहेगा क्योंकि आपने एक बार अज्यूम कर लिया, बस अज्यूम कर लिया। तो एच स्क्वेयर निकलेगा समेशन के बाहर, तो यहां पे बचेगा सिर्फ समेशन किसका? समेशन ऑफ आई टू 1 एम आई। ठीक है, सिमिलरली दूसरे इसमें देखो, दूसरे इसमें क्या निकलेगा? एच 2 टाइम्स एच बाहर निकलेगा। ठीक है ना, एच मतलब दो एक्सिस के बीच का डिस्टेंस जो कांस्टेंट है, तो ये एक्सिस के बाहर समेशन के बाहर निकलेगा। ठीक है ना, लेकिन समेशन के अंदर एम आई रहेगा और सी डी रहेगा। ठीक है ना, देखो समेशन करते हो मतलब आप हर एक पॉइंट को अलग अलग कंसीडर करते हो, तो हर एक पॉइंट का अलग अलग मास है, एम आई है। ठीक है ना, तो जिसको तो आई है वो तो समेशन के अंदर रहेगा ही रहेगा, लेकिन अगर अलग अलग पॉइंट कंसीडर करोगे तो ये सी डी डिस्टेंस भी अलग अलग पॉइंट के लिए बदलते जाएगा। ठीक है ना, इसलिए ये भी सी डी भी समेशन के अंदर। ठीक है, सिमिलरली यहां पे तो कुछ भी बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है ना, इसके भी साथ आई है और इसके भी साथ आई है ना। आई मतलब दूसरा पॉइंट कंसीडर करेंगे तो उसका मास दूसरा हो सकता है, उसका डिस्टेंस दूसरा हो सकता है। ठीक है ना, तो अगर जो चीज वेरिएबल है वो चीज समेशन के अंदर रखो। ठीक, तो ये आ जाएगा तुम्हारा कौन सा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस ओ। ठीक है, तो चलो अभी बहुत ही आसान हो गया चीज, है ना। बताओ सबसे पहले मुझको बताओ ये क्या है? ये वाली चीज क्या है? समेशन ऑफ 1 to n एम आई, मतलब वो वाले रिजिड बॉडी में जितने भी n पार्टिकल्स है, जितने भी n पार्टिकल्स है उनके मास का एडिशन, है ना। मतलब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कैसा आएगा? m1 प्लस m2 प्लस m3 अप टू mn, है ना। मतलब ये वाले बॉडी में जितने भी पार्टिकल्स है उनके सभी के मासेस का एडिशन, मतलब क्या हो जाएगा रे? ये पूरे बॉडी का टोटल मास हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये बॉडी n पार्टिकल्स से बनी है तो सभी का मास ऐड करते जाओगे, मतलब ये वाला टर्म हो जाएगा बॉडी का टोटल मास। ठीक है, तो पहला टर्म हो जाएगा m। ठीक है, तो पहला टर्म तुम्हारा हो जाएगा एम एच स्क्वेयर। मिल गया क्या? एम एच स्क्वेयर पहला टर्म। ठीक है, पहला टर्म जम गया। चलो अभी तीसरा टर्म देखो, क्या है ये तीसरा टर्म? समेशन ऑफ आई टू एन एम आई एक्स आई स्क्वेयर, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वेयर। कौन सा डिस्टेंस? ये वाला एक्स डिस्टेंस, तो ये हमने पहले ही लिख के ही रखे हैं एम आई एक्स आई स्क्वेयर, मतलब ये क्या है? ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस
पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, मतलब ये है IC और ये टर्म बनेगा mh²। तो देखो दोनों मिले है ना, IO इक्वल टू IC प्लस mh², मिल गया कि नहीं। और ये जो बीच का टर्म है ना, ये बीच का टर्म रहता है जीरो, ये हो जाता है जीरो। क्यों जीरो हो जाता है? क्योंकि देखो सेंटर ऑफ मास मतलब कैसा, सेंटर ऑफ मास मतलब क्या है, जहां पे पूरे बॉडी का मास कॉन्सेंट्रेटेड है, ऐसा पॉइंट, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू सिमेट्री जब आप अलग अलग पॉइंट लेंगे तो ये CD डिस्टेंस आधे के लिए पॉजिटिव रहेगा और सेम आधे के लिए निगेटिव रहेगा। तो जब आप ये जो समेशन निकालने की कोशिश करेंगे है ना, तो ये पूरा ओवरऑल पूरे बॉडी के लिए जीरो आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा जीरो। तो देखो अपना जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है IO, ठीक है, ये हो गया जीरो, ठीक है। ये था तुम्हारा mh² और ये था तुम्हारा IC। तो IO इक्वल टू IC प्लस mh², मतलब द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पैरेलल एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास प्लस m इंटू h², मतलब मास इंटू डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस का स्क्वायर, ठीक है। तो ये वाले पेजेस बराबर से पढ़ लेना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट।